अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नए फल बाग स्थापित करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू। कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों पर संक्षिप्त जानकारी। प्रदेश के जो किसान भाई नए फल बागों को स्थापित करना चाहते हैं और अभी फल बागों का रेखांकन, गड्ढों की तैयारी, प्रजातियों का चयन इत्यादि कार्यों को करते समय कौन कौन सी बातों पर वो ध्यान रखें जिससे कि आने वाले समय में इन बागों से भरपूर फलन की प्राप्ति हो, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला पूर्णिया के प्रगतिशील कृषक अरविंद सारथी। सबसे पहले जो हम लोग पौधा लगाने, नया पौधा लगाने के, नया बाग लगाने के लिए कुछ विषय पर जरूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। या कोई सरकारी संस्थान में अगर पौधा बनता है तो वहाँ से, या प्राइवेट रूप में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो नर्सरी एक्रीडेशन जिस नर्सरी का हुआ है, अगर पौधा उस नर्सरी से लिया जाए तो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो बगीचा अभी जून के पहले अभी समय है लगाने का, अभी बहुत उपयुक्त समय है। वैसे जगह का हम लोग को चयन करना चाहिए जहाँ पर उस खेत में पूरी तरह धूप लगता हो, दोरस मिट्टी हो और सिंचाई का अच्छा व्यवस्था हो, पानी का निकासी के भी अच्छा व्यवस्था हो। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उनकी उन्नत किस्मों की। ऐसा प्रभेद को हम लोग को चुनना चाहिए जो मार्केट में जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका मांग रहता है। जैसे प्रायः कमर्शियल वेराइटी मालदा है, तो आप जितना पौधा आप लगाते हैं उसका 80% हिस्सा मालदा होना चाहिए और बाकी 20% में शुरुआत में निकलने वाला बम्बई है, गुलाब खास है, जर्दालू है, ये सब प्रभेद का आप लगा सकते हैं। लेकिन मालदा निश्चित रूप से 80% से कम नहीं होना चाहिए। और मालदा लगाने से ये फ़ायदा होगा, एक साथ आपका फल होता है, एक साथ टूटता है और आप कहीं भी इसे बाज़ार में भेजते हैं तो सबसे पहले अच्छे दाम से ये बिकता है। पौधा लगाने के लिए हम लोग इसको दूरी का भी निश्चित दूरी इसका देना आवश्यक है। प्रति एकड़ में 100 डिसमिल में 40 पौधा 35 बाय 35 फीट के दूरी पर लगाया जाता है। प्राय इसको कहा जाता है कि पहले से ही गड्ढा खोद के गोबर खाद दे के, खली वगैरह दे के, खाद दे के उसके बाद कुछ दिनों बाद लगाना है। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार
पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। तो हम लोग को 35 फीट की दूरी पर चिन्हित कर जो जिस नर्सरी से आप पौधे लाते हैं उसका पुआल वगैरह खोल के जहाँ पर चिन्हित किया हुआ जगह में उसको 1.5 से 2 फीट एरिया को नरम कर लीजिए मिट्टी, और उसमें 30 से 40 ग्राम फ्यूराडान या रिजेंट या जो कीटनाशक उपलब्ध है वो हम लोग 30 से 40 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से हम लोग दे के उस 1.5 से 2 फीट एरिया को हम लोग अच्छी तरह से कुदाल से मिला लेंगे। दूसरा बात है कि पौधे की जो ऊंचाई है 3.5 से 5 फीट तक का पौधा आप लगा सकते हैं, और कोशिश ये रहना चाहिए कि गाछ बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। एक विशेष पौधे पर ये बहुत ध्यान देना ज़रूरत है कि उसका जो जॉइंट है जहाँ हम लोग कलम बांधते हैं वो नीचे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट ये है, नीचे बीजू है और ये कलम है, कलम को इस वेनिंग ग्राफ्टिंग किया गया। तो ये अगर हम लोग ऊपर में बांध दें, अगर काफ़ी लंबा इसका जोड़ ऊपर में होगा तो गाछ को हवा में गिरने का डर है। तो इसीलिए हम लोग जितना नीचे बांधा हुआ हो वो ग्राफ्ट का सिलेक्शन हम लोग करके पौधा लगाना ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा जहाँ से आप पौधा आप जहाँ से भी ले रहे हो बिना टैग का पौधा नहीं ले। उस नर्सरी को अगर उस जहाँ से भी ले रहे हैं निश्चित रूप से किस वैरायटी का है वो टैग लेना बहुत जरूरी है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरा इससे कुल कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं तथा इसकी कार्य क्षमता कितनी है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय और श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोल्ड हल, इसमें 2-3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ,
इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतया हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर एंड बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र है। अब आइए बात करते हैं बीज की बुवाई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो ड्रिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज और उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनकी प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में मिल रहा है और यदि समय रहते आप इन कीटों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इनसे होने वाले नुकसान को कम भी किया जा सकता है। तो बैगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों का आप कैसे करेंगे नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, बैगन प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे लगाया जाता है और इस समय हमारे खेत में हम देख रहे हैं कि बैगन की फसल लगी हुई है। किसान भाइयों, जो देखने में आता है, आपकी जो एक सबसे बड़ी समस्या बैगन की फसल में आती है वो आती है तना एवं फल छेदक कीट। तो इसी प्रकार का जो कीट होता है, इल्ली जो होती है, वो फल में छेद करके फल को नुकसान पहुंचाती है और इस प्रकार से जब फल में ये छेद कर देती है तो फल के अंदर ही अंदर फल सड़ जाता है, खराब हो जाता है और गिर जाता है। इस प्रकार से अगर बाजार की बात की जाए तो ये पूरी तरह से हमारी जो फसल होती है वो बेकार हो जाती है और बाजार में बेचने लायक नहीं होती है।
किसान भाइयों, अगर हम रोकथाम की इसकी बात करते हैं तो रोकथाम के लिए सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इल्ली की डिंबक अवस्था रहती है वो ज़मीन में रहती है। तो ऐसे खेत जहां पर हमको बैगन की फसल लगानी है वहां पर गर्मियों में अगर गहरी जुताई करते हैं तो इस प्रकार के कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि खेत को हम बदल कर बोएं। लगातार एक ही खेत में हम हमेशा बैगन की फसल लेते हैं तो भी इस प्रकार के कीट का बहुत ज़्यादा अटैक होने का, आक्रमण होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तीसरा, रोकथाम हमें इस प्रकार से करनी है कि जो भी हमारी फसल के पुराने अवशेष हैं उसको आप हटा दें, जला दें। इसके नियंत्रण की बात करेंगे तो इसके नियंत्रण के लिए हम इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और तो उस स्थिति में हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको इसका छिड़काव करना है। बैंगन की फसल में कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप इन कीटों का भी सही समय पर नियंत्रण करें। जो हमारी फसल है उसमें और भी कई समस्या दिखाई देती हैं। विशेषकर इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फलन नहीं होता, और जब हम नज़दीक से उसको देखते हैं तो उनकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी सी हो जाती हैं, और अंग्रेजी में इसे लिटिल लीफ और ब्रिंजल या बैगन की छोटी पत्ती बीमारी भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण आपके खेत में भी दिख रहा हो, जो रोगग्रस्त पौधा है उसको जड़ समेत निकाल कर आप नष्ट कर दें, जिससे इस प्रकार के रोगों का प्रसार, इस प्रकार की समस्या का प्रसार हमारे खेत में ना हो सके। या इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मात्रा लेनी है इमिडाक्लोप्रिड की वो 5 मिलीलीटर 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करनी है। इसके अलावा बैंगन की फसल में सूत्रकृमि कीट का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट का नियंत्रण करें। एक और समस्या बहुत सारे किसान भाइयों के इधर देखने में मिल रही है, वो होती है कि पौधा तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसमें फल एवं फूल नहीं आते हैं। जब इस प्रकार के पौधे को हम निकाल कर देखते हैं तो उसमें जड़ में गठान बनी हुई दिखाई देती है। वो सूत्रकृमि या अंग्रेजी में कहें तो नीमेटोड की समस्या के कारण आती है। ये एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों की जड़ों पर अपना आश्रय कर लेता है, और जिससे पौधों में बढ़वाहट रुक जाती है, पौधों में फूल एवं फल नहीं आते। किसान भाइयों, इस प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो अगर आपके खेत में ज्यादा इस प्रकार की समस्या है, खेत की तैयारी के समय जब हम बैगन की रोपाई करते हैं उस समय उससे पूर्व फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरॉन नामक जो दवा आती है उसका अपन प्रयोग जमीन को उपचारित करने के लिए कर सकते हैं। खड़ी फसल लगी हुई है तो आप सिंचाई जो नालियां हैं उसके दोनों तरफ आप अगर गेंदे की फसल लगा देते हैं तो गेंदे की रस, जड़ से निकलने वाला जो रस होता है वो इसको नियंत्रित करने में, रोकथाम करने में बहुत कारगर साबित होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से जिला वैशाली से भगवान शर्मा जी आप पशुओं को ज्वार का हरा चारा कैसे खिलाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो भगवान शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो इस हरे चारे के लिए जो ज्वार आपने लगा रखी है, इसके अंदर जरूरी है कि जो पहले प्रथम महीने में जब तक 30-35 दिन हो तब तक उसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे प्रदेश में पानी की कमी होने के कारण हरे चारे की समस्या होती है, जिसके समाधान के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार की चारा वाली फसलों की बुआई करते हैं। जिनमें अभी आपने ज्वार की फसल लगा रखी है, तो आप इसकी किस समय पर कटाई करें और अपने पशुओं को कैसे खिलाएं ताकि इसमें पाए जाने वाले कुछ हानिकारक तत्वों से पशुओं को बचाया जा सके। क्योंकि उसके अंदर प्रोसिक एसिड आता है जो यदि वो पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं की जान भी जा सकती है। इससे बचना चाहिए और पानी पिलाने के बाद ही अब काट करके और फिर फसल खिलानी चाहिए पशुओं को। किसान भाइयों, ज्वार के साथ साथ जो है यदि इंटरक्रॉपिंग चंवला के साथ हरा चारा की 2 कतारें जो लेवें तो उससे क्या है कि चारे की गुणवत्ता की वृद्धि होती है।
आपने इसके यदि मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के टाइम पे दे दी होगी। अभी जिन किसानों ने ज्वार की फसल लगा रखी है वो इस फसल से अधिक हरा चारा उत्पादन हेतु उर्वरकों का प्रयोग करें, तो खड़ी फसल में किस प्रकार से करें इनका प्रयोग आइए जानते हैं। और इसके बाद फर्स्ट कटाई के बाद 1/4 और फिर सेकंड कटाई के बाद 1/4 दे करके पानी पिला करके और फिर नाइट्रोजन का स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरीके से बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, चारे के लिए जो है 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के साथ वह 0.2% जिंक सल्फेट का छिड़काव बुआई के 15 व 30 दिन के बाद करते हैं, तो उससे कि जिंक और सल्फर की कमी नहीं आती है और वो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और पानी, किसान भाइयों, पानी जो है इसके अंदर जैसे मांग के आधार पर पानी पिलाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना। अभी गर्मी का मौसम है तो 7-8 दिन के अंदर इसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी पिलाते रहें। इस तरीके से किसान भाइयों, आप अपने पशुओं के लिए 3-4 कटाई करके और चारे की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है और पशुओं को हरा चारा की उपलब्धता करवा सकते हैं, जिससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी आय के लिए लीची के फलों की तुड़ाई एवं इसके बाद के प्रबंधन, अच्छे लाभ के लिए कैसे करें भेड़ों की देखभाल एवं प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।